बड़े शाने शौकत के साथ अखबार निकले कि आधे अधूरे समाचार निकले। ये जमहूरियत के जमूरे भी बड़े कलाकार निकले, बड़े मजेदार निकले। जमहूरियत के जमूरों पर बातचीत करेंगे। आज बातचीत करेंगे किस तरह से परीक्षा पेपर लीक को लेकर जांच चल रही है और जांच के नाम पर क्या वाकई में जमूरे कलाकार निकल रहे हैं। आज बातचीत इस पर भी करेंगे कि 4th ग्रेड एग्जाम के बाद कट ऑफ जारी करने के बाद इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है। यह भी बात करेंगे कि जगदीश बिश्नोई को जमानत मिलने के बाद क्यों गिरफ्तार किया गया है। फिर से बात यह भी करेंगे कि कांग्रेस गई थी आज करौली में रैली करने, मगर जमहूरियत के जमूरे कितने कलाकार निकले। आज बात यह भी करेंगे कि एसआईआर को लेकर लड़ाई अब जयपुर से दिल्ली चली गई है। सचिन पायलट केरल में पसीना बहा रहे हैं। बाबा किरोड़ीलाल मीणा ठुमके लगा रहे हैं इस बार विदेशियों के साथ सवाई माधोपुर में, और भजन संध्या में हनुमान बेनीवाल दिखाई दे रहे हैं। भजन लाल बजट की तैयारियों में लगे हुए हैं। मगर शुरुआत कर लेते हैं आलोक राज। आलोक राज, लोकराज। अब ये राज क्या चल रहा है पता नहीं, मगर दनादन ये एक्स पर रिप्लाई देते हैं। जो भी कहा जाता है, पूछा जाता है। अभी तो ये स्थिति हो गई थी कि न्यूनतम अंक भी नहीं आ रहे थे आरपीएससी की परीक्षाओं में। अभी ये हालत हो गई कि 4th ग्रेड में कट ऑफ इतना ज्यादा गया है कि लोग कह रहे हैं कि ओएमआर वाला खेल फिर से तो नहीं चल रहा है। आलोक राज कह रहे हैं कि भाई ये परीक्षा तो थी कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, मगर इसमें बीटेक, एमटेक, एमए, एमएससी और पीएचडी वाले आ गए तो क्या करें, कट ऑफ तो जाएगा ही। मगर जब संदेह का घेरा बढ़ रहा है तो आलोक राज को क्या करना चाहिए। जो सारे कैटेगरीज में कट ऑफ आए हैं उनके 10-10 ओएमआर सीट को जारी कर देना चाहिए ऑनलाइन, ताकि सीजर्स वाइफ शुड अबव सस्पिशन, किसी को संदेह नहीं हो। और कुछ लोगों को मैंने कहा कि ओएमआर अगर दिखा देते हैं तो क्या भ्रम खत्म हो जाएगा। लोगों ने कहा कि अगर उसी ओएमआर पर भरा गया हो तब तो फॉरेंसिक जांच से पता चल जाएगा, मगर ओएमआर बदल गया हो तो पता नहीं चलेगा। अब देखिए, ओएमआर बदलने को लेकर उत्तर प्रदेश में 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था, यहां भी जांच जारी है। मगर अभी तक जो कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा है उसमें इस तरह के घोटाले नजर नहीं आ रहे हैं। चूंकि 21.5 लाख लोगों ने परीक्षा दिया था और 54,000 का सिलेक्शन हुआ है, मगर फिर भी सरकार को यह सोचना चाहिए कि 4th ग्रेड की परीक्षा अगर आप ले रहे हैं तो योग्यता ऐसे रखें कि 4th ग्रेड की नौकरी करने वाली नौकरी पाएं। इस तरह से ज्यादा पढ़े लिखे लोग नौकरी पर लग जाएंगे तो फिर ये काम भी नहीं करेंगे, नेतागिरी ज्यादा करेंगे। मगर फिर भी हम चाहते हैं आलोक राज से कि इस आलोक में कि शक किया जा रहा है, ओएमआर सीट को सार्वजनिक कर देना चाहिए सभी कैटेगरी में जहां पर 10-10 का कट ऑफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, ताकि संदेह का घेरा बढ़े नहीं। वैसे 2027 तक है ये, और गहलोत राज में बनाए गए थे। अब ये कहा गया कि आर्मी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये शामिल थे और इसलिए ट्रांसपेरेंसी की वजह से इन्हें बैठाया गया है। मगर इस बार 4th ग्रेड के रिजल्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही हंगामा मचा हुआ है। खैर, ये तो संदेह की बात हुई, कोई सबूत हमारे पास है नहीं, मगर चूंकि
संदेह का पैर काफी बड़ा होता है और डग काफी लंबे होते हैं, इसलिए चर्चाएं हो रही है। फिर भी मुझे लग रहा है कि आलोक राज इस संदेह को खत्म कर देंगे। मगर बाबूलाल कटारा, इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, आप बाबूलाल कटारा से अभी मिलिए जयपुर सेंट्रल जेल में, आप पहचान नहीं पाइएगा। आदिवासी इलाके के किसी गांव में कोई बुजुर्ग जिस तरह से दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए एक आदिवासी घर की दहलीज पर बैठा हुआ दिखाई देगा, ठीक उसी तरह से यह व्यक्ति दिखाई दे रहा है जयपुर सेंट्रल जेल में। राजकुमार रोत जब कह रहे हैं कि क्या यही एक आदिवासी राजस्थान लोक सेवा आयोग का भ्रष्टाचार किया था जो इसे सजा मिली है और बाकी मजे में है। आज मैं ये खुलासा करने के लिए दस्तावेज लेके आया हूं। वैसे तो बाबूलाल कटारा चीख चीख कर कह रहा है कि मैं राजस्थान के लोगों को बताना चाहता हूं, मगर भजन लाल शर्मा जी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार यानी ईडी और एसओजी नहीं सुनना चाहती है, तो क्या करें। इस खेल में सबका मेल है। पर मुझे लग रहा है कि राजकुमार रोत को यह मांग करनी चाहिए, कोई तो मांग करे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी मांग करनी चाहिए, आदिवासी हक में ही सही, क्योंकि इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये दिनेश खोड़निया हैं और अभी अभी महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और दिनेश खोड़निया इनको लेकर घूम रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इस तस्वीर को देखिए, कोई हंसता हुआ नूरानी चेहरा। वैसे इस तस्वीर में दिनेश खोड़निया की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये हंस रहे हैं और बाबूलाल कटारा रो रहा है। क्या अपराध बराबर का नहीं है? पता नहीं। बाबूलाल कटारा ने सब कुछ बता दिया कि कैसे वो दिनेश खोड़निया के संपर्क में आया और कैसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए के बदले ये डील हुई और 40 लाख रुपए में सगवाड़ा में मनोज जैन को दे भी आया। मगर अगले दिन दिनेश खोड़निया ने यह कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बाबूलाल कटारा को मैं नहीं जानता और बाबूलाल कटारा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस सच की पड़ताल जब हमने शुरू की तो पता चला कि दिनेश खोड़निया जैन समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनकी अकुत संपत्ति भी है। वैसे ही अशोक गहलोत के संपर्क में 2006 में आए हैं, तब संपत्ति वाले बने हैं, बाकी किसी दुकान पे काम करते थे। अशोक गहलोत राजस्थान के पारस पत्थर हैं, जो इनके संपर्क में आ जाता है वो खरबपति ही बनता है। पर ये दस्तावेज मैं आपको इसलिए लेकर आया हूं, ये मालवीय जी हैं, महेंद्र सिंह मालवीय। ये दस्तावेज इसलिए आपको लेकर आया हूं कि आप देख रहे हैं, ये शांति देवी को ध्यान से देखिए आप, और श्रीमती शांति देवी पत्नी बाबूलाल कटारा जाति भील, ये बिक्री पत्र है। और इस बिक्री पत्र को आप देखिएगा, श्री शांति देवी पत्नी श्री बाबूलाल कटारा जाति भील, तो इन्होंने जो ये बिक्री की है वो किसको जमीन बेचा है? ये जमीन बेचा है श्री संतोष खोड़निया, पिता स्वर्गीय श्री रतनलाल खोड़निया, जाति जैन, उम्र व्यस्क, पेशा व्यापार, निवासी सगवाड़ा, तहसील सगवाड़ा, डूंगरपुर। बाबूलाल कटारा की पत्नी 2014 में एक जमीन लेती है, उसका कन्वर्जन कराती है और फिर दिनेश खोड़निया के परिवार को बेचती है। देखो शांति देवी की हस्ताक्षर को देखिए, अगर मैं जूम करके दिखा पाऊं तो एक बार मैं जूम करके दिखाना चाहता हूं कि बाबूलाल कटारा की पत्नी के तीनों हस्ताक्षर को आप देखिए। ये शांति देवी, ये कैसे लिखती हैं शांति, फिर ये शांति, फिर ये शांति और फिर ये शांति। ऐसा लगता है कि बाबूलाल कटारा की पत्नी जो है वो साइन करने के लिए भी नहीं गई है, कोई और ही साइन किया है। और ये बाबूलाल कटारा की सारी संपत्तियां 2014 में खरीद कौन रहा है? दिनेश खोड़निया का परिवार। दिनेश खोड़निया का परिवार खरीद रहा है। सुमित खोड़निया, पिता संतोष खोड़निया और संतोष खोड़निया। ये
आवासीय भूखंड मौजा सगवाड़ा का 28, 29, 30, 31, 32 प्लॉट का विवरण है और 24, 25, 26, 27। ये अकेले ऐसे दस्तावेज नहीं है, इस तरह से बहुत सारे दस्तावेज हैं। ईडी ने इसे स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं की कि दिनेश खोड़निया और बाबूलाल कटारा के बीच ट्रांजैक्शन हुआ है। अब इससे साफ और क्या हो सकता है और क्या सबूत हो सकते हैं, मगर बाबूलाल कटारा चूंकि आदिवासी है इसलिए जेल में है और दिनेश खोड़निया अगड़ी जाति के हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। मगर ये सारे विक्रय पत्र अगर ईडी और एसओजी चाहे तो हम देने के लिए तैयार हैं, दिनेश खोड़निया और बाबूलाल कटारा के परिवार के बीच का। अब कितने नैतिक बोध के साथ कह रहे थे कि बाबूलाल कटारा को मैं जानता नहीं। कमाल का रिश्ता है ये, जबकि बाबूलाल कटारा बेचारा कह रहा हूं, एक एक चीज उसने बताया है कि कैसे दिनेश खोड़निया के संपर्क में आया और कैसे वो आरपीएससी का सदस्य बना। बात ये नहीं है कि दोनों परिवारों के बीच कोई व्यवसायिक रिश्ता है। बात यह है कि बाबूलाल कटारा ने जो कुछ ईडी के सामने बोला है उसकी जांच ईडी ने क्यों नहीं की और उसकी जांच भजनलाल शर्मा की एसओजी क्यों नहीं कर रही है। यह बड़ा सवाल है और यह सवाल राजस्थान की जनता के बीच में छोड़ रहा हूं कि आप तय कीजिएगा, क्या पेपर लीक की जांच का जो भरोसा देकर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह आकर बोलते हैं वो दिखाई भी दे रहा है क्या, पता नहीं। पर यह मजेदार मुझे लगा, यह मजेदार इसलिए लगा कि देख रहे हैं दो चेहरे कांग्रेस के, टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, ये गमछा डांस भी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि चुनाव तो हो नहीं रहा है, ये सभा कौन सी है, ये रैली कौन सी है। तो खटकड़ में पहाड़ी इलाका है और वहां पर लॉ ऐश निकला है और इसलिए घनश्याम मेहर ने एक रैली रखी है, पहाड़ बचाओ जमीन बचाओ। अच्छी बात है, बचनी भी चाहिए पहाड़। मगर ये नेता बड़े मजेदार निकले, कलाकार निकले। यही घनश्याम मेहर जो कांग्रेस के नेताओं को लेकर गए हैं पहाड़ बचाने और रैली कर रहे हैं, इसी विधानसभा में बोल रहे थे हमारे यहां लॉ ऐश निकल सकता है, निजी कंपनियों को बुलाया जाए। और निजी कंपनियों को बुलाने की बारी आई तो रैली कर रहे हैं। मामला रैली भर है या मामला कुछ और है पता नहीं, मगर इस रैली में जो वो बोल रहे थे और कह रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली से अब विधानसभा में उठाएंगे, उन लोगों को वह भी सुनना चाहिए घनश्याम मेहर ने क्या कहा था विधानसभा में कि निजी कंपनियों को बुलाया जाए। मगर ये जमहूरियत के कलाकार भी हैं, मजेदार भी हैं। इधर सचिन पायलट आज दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और मैंने कहा था आपसे कि वरिष्ठ पर्यवेक्षक इससे पहले के केरल के चुनाव में अशोक गहलोत थे जो नहीं गए थे और सचिन पायलट पहली रैली में यहां पहुंचे हुए हैं। सचिन पायलट आज दिखाई दे रहे थे, पिछले 2 दिनों से केरल में हैं, परसों चेन्नई में थे। कहा जा रहा है कि केरल सबसे ज्यादा उम्मीदों भरा राज्य है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है, असम में मामला काफी टफ है, मगर केरल में जिस तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव में नतीजे आए हैं, उम्मीदें बढ़ी है। और ये दृश्य है जहां पर लोग उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी ज्यादा सक्रिय रहे। वैसे आज नितिन नवीन का भी चयन हो गया था, आज औपचारिकता रही, फॉर्म भरा गया। लोगों ने कहा कि बताइए बीजेपी कैसे ढकोसला कर रही है, जब तुम्हें किसी के मशवरा के बिना ही अध्यक्ष चुनना है तो चुनाव कराने का ढोंग क्या है। तो मैंने कहा कि ये कोई ऐसी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर जहां पर इस तरह से
पोलित ब्यूरो जिस तरह चुनाव करता है, कोई चुनाव होता है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी चुनाव हुआ था, मगर क्या ईमानदारी से कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता वोट डालने की छूट रखता तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ही अध्यक्ष चुने जाते? पता नहीं। इसलिए राजनीतिक पार्टियों में चाहे अखिलेश हो, तेजस्वी हो, ममता बनर्जी हो, राजनीतिक पार्टियों में अध्यक्ष चुनने के नाम पर यही कुछ होता है जो बीजेपी में हो रहा है। किसी पार्टी में कुछ नया नहीं है, बस कहने और समझने का फर्क रहता है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पूर्व सांसद हैं यहां से और प्रियंका गांधी मौजूदा सांसद हैं। प्रियंका गांधी अभी तक केरल में बहुत सक्रिय नहीं हुई हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के कैंप के बीच जो खबरें आ रही है वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। जब केरल में चुनाव हो रहा है तो केरल के सांसद को असम के स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने का क्या मतलब है? ये काम कांग्रेस ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जहां हमें किसी को भेजना है वहां नहीं भेजना है। खैर, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तस्वीर देख रहा था मैं। इस बार जी जान लगाए हुए हैं सवाई माधोपुर में और चाह रहे हैं कि सवाई माधोपुर में जो अमरूदों की मिठास है उसकी मिठास अगले चुनाव में भी घुली रहे, क्योंकि देखिए बाबा के लिए मंत्री पद पर रहते हुए जनता में लोकप्रिय रहना आसान काम नहीं है। जो हमेशा विपक्ष की राजनीति की है, हमेशा जो झंडे के बदले डंडा उठाया है, उसे झंडा उठा के रखकर चुनाव जीतना आसान काम नहीं है। इसीलिए ये अपने तरह से प्रयोग करते रहते हैं, मंत्री की मर्यादा में रहते हुए क्या कुछ कर सकते हैं जनता का दिल जीतने के लिए, उसमें लगे रहते हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार में मीणा वोटर बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ये सच है। किरोड़ीलाल मीणा ये माने या ना माने, इसलिए कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। विकल्प के रूप में नरेश मीणा भी उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा इस उम्र में भी सबको चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी मेहनत से। और इधर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल नोखाधाम पहुंचे हैं। हनुमान बेनीवाल का भी अपना स्वैग रहता है और हनुमान बेनीवाल जिस तरह से लोग लगातार इनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, तो उम्मीद की जा रही है कि संगठन को लेकर गंभीर हैं और जो शामिल हो रहे हैं वो नौजवान ज्यादा हैं। इस बार पंचायत चुनाव आते आते कई जगह ये उलटफेर करने का मादा रखते हैं। देखिए, ओवैसी जैसी पार्टी के 126 स्थानीय निकाय चुनाव सदस्य जीत सकते हैं, तो 56 से 126 पहुंचे हैं, तो हनुमान बेनीवाल को भी कोशिश करनी चाहिए। छोटे चुनाव में कार्यकर्ता और नेता तैयार होते हैं जो ऊपर तक जाते हैं और इस बार देखा गया। देखिए, मैं देख रहा था, उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, इनके आवास पे 2 दिन पहले लोग आए थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी उप मुख्यमंत्री के आवास पे खड़े होकर लोग नारे लगाए, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद? परसों इनके आवास पर, प्रेमचंद बैरवा के आवास पर, दूदू विधानसभा क्षेत्र से आए लोग हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यह हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं की ताकत है, जो सत्ताधारी दल के उप मुख्यमंत्री के बंगले के अंदर नारे लगा लें। मगर मैं कह रहा हूं कि छोटे छोटे जगहों पर अगर हनुमान बेनीवाल के लिए लोग इस तरह से निकल रहे हैं तो इसलिए कि उम्मीदें दिखाई दे रही है, बाकी जगह उम्मीदों की लौ बुझती हुई दिखाई दे रही है। और ये बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी है राखी राठौड़। राखी राठौड़ तेज तर्रार नेता हैं और एक शानदार प्रवक्ता भी हैं। बीजेपी के संगठन में राखी राठौड़ जैसे युवा नेत्रियों के आने से बल मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से सत्ता में रहते हुए सबसे ज्यादा गृहिणियां नाराज होती हैं, महंगाई हो या फिर और सारे मुद्दे हो, इसलिए राखी राठौड़ की जिम्मेदारी काफी ज्यादा है और ये उस इलाके से आती हैं
झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले से मौजूद हैं। ऐसे में राखी राठौड़ को एक मंच भी मिला है, मौका भी मिला है। विपक्ष में रहते हुए संघर्ष करने की आपके पास बहुत सारी जगह होती हैं, मगर सत्ता में रहते हुए आप किस तरह से सकारात्मक रूप से महिलाओं के बीच काम कर सकती हैं, ये इनके लिए कठिन परीक्षा की घड़ी होगी। क्योंकि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जोर शोर से दिल्ली से चुनकर आई थी, जो जमीन पर पूरी तरह से फ्लॉप दिखाई दे रही हैं। राजस्थान तक पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे और सभी मसलों पर आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।